हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंशु जैन। वेलकम टू माय चैनल डेडिकेटेड टू एम। आज हम सीटेट 2019 जुलाई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 2018 सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पैनल में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीडीपी के 30 प्रश्न जो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों व उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि जो विकास है वो वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर होता है। तो जहाँ पर वंशागत विशेषताएं और पर्यावरण कारक दोनों पॉइंट हो वही ऑप्शन ठीक माना जाएगा। केवल पर्यावरणीय कारक और वंशागत विशेषताएं अलग अलग दिए हुए हैं तो वो एक तत्व के आधार पर वो ठीक नहीं माना जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का साधन नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, विकास अलग अलग गति से व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो देखिए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, एक क्रम के अनुसार होता है, और विकास समय के अनुसार धीरे धीरे होता है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से विकास होता है। तो ऑप्शन 3 है जो विकास का सिद्धांत नहीं है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। विकास की गति जन्म के समय निर्धारित नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो आपको देखिए प्रश्न में ही पता चल गया कि जेंडर बियास क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर भी आपको सही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह का इसका उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जी नहीं, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है, ये नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, जेंडर बियास क्वेश्चन है तो आंसर भी उसी तरह का होगा कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। वह शिक्षक लिंग पक्षपात करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम तो बिल्कुल भी नहीं है। और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात हो रही है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन विश्वास करती है बच्चे की क्षमता और संभावना में। तो पहला ऑप्शन सही है कि बच्चे की क्षमता और संभावना में विकास करती है, न कि मानक निर्देशन और मूल्यांकन, और ना ही बाह्य प्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन में। अगला प्रश्न देखिए, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके साथ, उनको पढ़ाते समय, उनके साथ व्यवहार करते समय एक कौन से इंस्ट्रक्शनल्स अडेप्शंस एक टीचर को यूज़ करनी चाहिए? ऑप्शन 1,
कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। देखिए बात यहाँ पर दृश्य रूप से बाधित बच्चे, जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो हम ना ही दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही स्वयं अभिविन्यास का प्रयोग कर सकते हैं जब वो बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, लिखित कार्य भी वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऑप्शन रहेगा कि स्पष्ट रूप से बोलना और तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखिए, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए सहयोगात्मक कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग की बात हो रही है इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो उसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 सही है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानकीकृत प्रशिक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। तो देखिए समावेशी कक्षा में एक विशिष्ट शिक्षा योजना होती है, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानकीकृत प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव लर्निंग को बढ़ावा क्यों दिया जाएगा, और एक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, सबके लिए एक जैसे इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट शिक्षा योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा जोड़ा इनमें से सही है। पहला ऑप्शन देखिए, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, पठन अक्षमता जो पढ़ने में, जिसको डिस्लेक्सिक, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। दूसरा है सृजनात्मक अधिगमकर्ता, क्रिएटिव लर्नर्स, अति सक्रिय है, कार्य को पूरा करने में धीमे। जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो कार्य को पूरा करने में धीमे नहीं होते। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, जिनमें अटेंशन की कमी होती है, उच्च अभिप्रेरणा और लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। ऐसा नहीं है जिनमें अटेंशन की कमी है वो लंबे समय तक अटेंशन कैसे बनाए रखेंगे। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, हेयरिंग इम्पेयर्ड जो लर्नर्स हैं, वो दृश्य सूचनाओं को ही समझ सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, जो पढ़ने में डिस्लेक्सिया लर्नर होते हैं, उनको धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी महसूस होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता, प्रश्न पर ध्यान देना है आपको। क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्ता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की। तो देखिए समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ एक सृजनात्मक बच्चे में ही योग्यता होती है कि वह एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ ही उनका समाधान निकाल सकता है। तो यह एक सृजनात्मक बच्चे की योग्यता है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करती हैं। उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं।
अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए, चारों ऑप्शन में से केवल एक तीसरा जो ऑप्शन है वो नेगेटिव आंसर दे रहा है। आपने ध्यान देना है कि जब भी हम सीटेट, एचटेट या कोई भी टेट का क्वेश्चन हल करते हैं तो जो नेगेटिव सेंस दे, ऐसा प्रश्न जो नेगेटिव सेंस दे रहा हो जो ऑप्शन, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो ये ऑप्शन 3 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि डैश के। प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या बजाय के अधिगम लक्ष्य की। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के अंक लेने के लिए लक्ष्य, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अंक लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि असफलता से बचने के लिए। तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी भी विद्यार्थी को अंक लेने के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। चौथा ऑप्शन देखिए, अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के प्रदर्शन लक्ष्य के। तो देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए या फिर अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेंस वाला यही है कि अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य के। तो ऑप्शन 4 ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो देखिए, अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में को परिणित नहीं होता है। अधिगम के मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, तो मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग में उदाहरण, गैर उदाहरणों का भी प्रयोग किया जाता है, एक समस्या पर अनेक तरीकों से भी विचार किया जाता है और पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को भी जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन 1 रॉन्ग है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। तो जो मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग है वो दोहराने को या फिर रिपीटिशन को, रिकॉलिंग को बढ़ावा नहीं देती। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? तो देखिए, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा आपने समझी है कि आंतरिक जो अंदर से आपको मोटिवेशन मिले वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, और बाह्य अभिप्रेरणा जो बाहर से आपको कुछ मोटिवेशन फैक्टर मिले वो बाह्य अभिप्रेरणा है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है, ये तीनों आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। केवल ऑप्शन 3, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, तो ये जो ऑप्शन 3 है ये बाह्य अभिप्रेरणा के लिए उदाहरण है, क्योंकि शिक्षक मोटिवेशन दे रहा है, उसको हर एक जो उसका डेली का होमवर्क है उसके लिए उसको मार्क्स देकर उसको बाह्य अभिप्रेरणा दे रहा है। तो बाह्य अभिप्रेरणा के लिए ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक कक्ष में, प्राइमरी क्लासरूम में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राइमरी क्लासरूम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए। तो एक
प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक प्राइमरी क्लासरूम में शिक्षक को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो देखिए, मीनिंग मेकिंग, हमने अर्थ निर्माण को बढ़ावा देना बच्चों में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने ऑप्शन को पढ़ना है ताकि आप सही उत्तर को खोज निकालें। सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो देखिए, अर्थ निर्माण में सूचनाओं का संचरण करने से कोई अर्थ निर्माण नहीं होता। दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना से कोई अर्थ निर्माण नहीं, तो बच्चे को पनिशमेंट दो, कोई अर्थ निर्माण नहीं है। और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज उसकी टेस्टिंग, बच्चों की टेस्टिंग हो, बच्चों का परीक्षण हो, उसमें भी कोई अर्थ निर्माण नहीं होता। केवल अन्वेषण और परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन में ही बच्चों का अर्थ निर्माण हो सकता है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको सीटेट में अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है सीटेट का, उसके अकॉर्डिंग इस तरह के आपको काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो हमें अधिगम की प्रभावी जो इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। तो पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। तो गोल को सेट करना और टाइम टेबल सेट करना बिल्कुल सही होगा। संगठनात्मक चार्टों एवं उदाहरणात्मक नक्शे बनाना, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना, कॉन्सेप्ट मैप बनाना, वो भी इसकी एक रणनीति का उदाहरण है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी इसकी रणनीति का उदाहरण है। हम उम्र साथियों को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। मेरे अकॉर्डिंग ये पांचों अधिगम की रणनीति के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर है जिसमें ये पांचों आंसर होंगे 3। थर्ड ऑप्शन है जिसमें ये पांचों आंसर इंक्लूड हैं। अगला प्रश्न देखिए, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में बच्चे को हम किस रूप में देखते हैं? कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है? तो देखिए, आपको ऑप्शन पढ़ने पे ऐसे लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले चारों ऑप्शन पढ़िए, 2 जो सबसे गलत लग रहे हैं उनको क्रॉस कीजिए, 2 जो सबसे सही लग रहे हैं उनको ऑप्शन में रखिए, फिर उन दोनों में से चूज़ कीजिए कि कौन सा सही होगा। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंध के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है या ढाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसी को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि बच्चे को हम निष्क्रिय प्राणी के रूप में नहीं देखते। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। लघु वयस्क के रूप में जो भी सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तो हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चा लघु वयस्क भी नहीं हो सकता, एक निष्क्रिय प्राणी भी नहीं हो सकता। तो कोरी पटिया खाली स्लेट जिसको जीवन के अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया सकता है, या फिर एक समस्या समाधान करने वाला था वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो यहाँ हम संरचनात्मक ढांचे में एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में बच्चे को इमेजिन कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। 18वां प्रश्न देखिए, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग में एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होगी? कक्षा को छोड़ देना या बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल नहीं है, सिर्फ होनहार और प्रतिभाशाली बच्चों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। कक्षा को छोड़ देना और बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन ठीक है कि सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अगला प्रश्न देखिए, 19वां, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, जो बच्चों में एरर्स, जो गलतियां करती हैं और मिसकंसेप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बच्चों की गलतियां
और भ्रांत धारणाएं। देखिए बच्चे गलतियां भी करते हैं और बच्चों में मिसकंसेप्शन भी होती हैं, ताकि और इसी तरीके से बच्चों में वे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि उनमें जो क्वेरिटी होती है और वो जो गलतियां कर रहे हैं उनसे उन्हें सीखने को मिलता है। और मिसकंसेप्शन होती है तभी तो उनके मन में अलग अलग तरह के प्रश्न उठते हैं उन समस्याओं को समाधान के लिए। तो यह एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।